अब चलते हैं क्लास 10th की एक्सरसाइज 1.2 का प्रश्न नंबर 5। प्रश्न नंबर 5 कहता है कि जांच कीजिए क्या किसी प्राकृत संख्या n के लिए संख्या 6 की पावर n अंक 0 पर समाप्त हो सकती है। इसका मतलब ये है कि 6 की कोई भी एक पावर ले लो। वो पूछ रहा है कि 6 की अगर हम कोई पावर लेते हैं, जैसे कि 6 की पावर हमने n ली, n की जगह कोई भी नेचुरल नंबर हो सकता है, n इक्वल टू 1, 2, 3, 4, यानी कि 6 की पावर n, 6 की पावर 1 ले लो, या 6 की पावर 2 ले लो, 6 की पावर 3 ले लो। तो क्या 6 इंटू 6 इंटू 6 करने पर जो आंसर आएगा उसमें कहीं ज़ीरो आ सकता है क्या या नहीं? तो इसको पता लगाने का एक बहुत ही शॉर्ट मेथड है। वह मेथड ये है कि 6 के गुणनखंड कर लो। तो 6 के आपने गुणनखंड किए तो मिलेगा आपको 2 इंटू 3, 2 3 जा 6, ये इसके गुणनखंड हो गए। लेकिन कोई भी संख्या 0 पर समाप्त हो उसके लिए ज़रूरी है कि जो गुणनखंड है वह कैसे होने चाहिए, उसमें 2 इंटू 5 यह संख्या ज़रूर आनी चाहिए गुणनखंड करते समय। अगर यह संख्या आ रही है तो इसका मतलब है कि जब हम उस संख्या की पावर करेंगे, यानी कि उसकी घात कुछ भी लेंगे, तो कहीं ना कहीं कभी ना कभी ज़ीरो ज़रूर आएगा। जैसे कि हम एक एग्ज़ाम्पल लेते हैं कि हमने 20 लिया, ठीक है, 20 का हमने गुणनखंड किया तो हमें मिलेगा 2 इंटू 2 इंटू 5, 2 2 ज़ा 4, 4 5 ज़ा 20, ये इसका गुणनखंड है। अब देखिए इसमें ये संख्या आ रही है ना 2 गुणे 5, यानी कि 20 का जब हम कुछ पावर लगाएंगे, n कुछ भी लगा सकते हैं, हम 2 लगा दिया मान लीजिए हमने n की जगह, तो क्या हो जाएगा 20 गुणे 20, यानी कि 400। देखिए ज़ीरो आया ना यहाँ पे। लेकिन 6 के केस में क्या है, 6 के केस में जो इसका गुणनखंड आ रहा है वो 2 गुणे 3 आ रहा है। तो इसका मतलब यह है कि किसी भी प्राकृत संख्या n के लिए संख्या 6 की पावर n अंक 0 पर समाप्त नहीं हो सकती। क्यों नहीं हो सकती? क्योंकि सिर्फ वे संख्याएं ही 0 पर समाप्त होती हैं जिसमें जो गुणनखंड होता है वह 2 गुणे 5 होता है, परंतु जो 6 का गुणनखंड है वह 2 गुणे 3 है। चलिए अब बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 6 की ओर। व्याख्या कीजिए कि 7 गुणे 11 गुणे 13 प्लस 13 और 7 गुणे 6 गुणे 5 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1 प्लस 5 यह भाज्य संख्या क्यों है? तो किसी भी संख्या को भाज्य संख्या होने के लिए क्या होना पड़ता है कि जो उसके गुणनखंड हैं उसमें एक के अलावा कुछ और अन्य नंबर आने चाहिए। कोई भी 2 अन्य नंबर आ गए अगर एक के अलावा गुणनखंड करते समय, तो वह भाज्य संख्या कहलाती है। जैसे कि हमने मान लीजिए 8 लिया, ठीक है, 8 के गुणनखंड किए तो 2 4 ज़ा 8, 2 2 ज़ा 4, 2 1 ज़ा 2, तो इसका जो गुणनखंड है 2 गुणे 2 गुणे 2, यानी कि 3 ऐसी संख्याएं आ गई, तो यह एक भाज्य संख्या होगी। उसके विपरीत अगर मैं एक संख्या ले लूँ 7, 7 की कोई भी ऐसी संख्या नहीं होगी जो इसको विभाजित कर दे, तो यह सिर्फ एक होगी 7, तो यह एक अभाज्य संख्या होगी। लेकिन यह इतनी बड़ी संख्या है तो इसको कैसे हम पता लगाएंगे? तो देखिए ये वाली जो संख्या है उसको हम लिख सकते हैं 7 गुणे 11 गुणे 13 प्लस 13, ठीक है। इसमें से हम 13 कॉमन ले लेंगे, 13 हमने कॉमन लिया, अंदर क्या बचेगा 7 गुणे 11 प्लस 1, क्योंकि यह भी 13 है। सॉल्व कर लेते हैं इसको, 13 लिया बाहर, 7 गुणे 11 77 प्लस 1, यानी कि 13 इंटू 78, यानी कि यह जो इतनी बड़ी संख्या है इसके आपको गुणनखंड मिल गए 13 गुणे 78। अगर 2 गुणनखंड हैं इसके, यानी कि यह संख्या क्या है, भाज्य है। क्यों भाज्य है? क्योंकि 13 तथा 78 इसके 2
गुणनखंड, गुणनखंड यानी कि फैक्टर्स हैं। इसी तरह इसको भी ले लेंगे हम, तो करते हैं इसको 7 × 6 × 5 × 4 × 3 × 2 × 1 + 5। इस पूरे में से हम 5 कॉमन ले लेंगे तो अंदर बचेगा 7 × 6, 5 कॉमन गया, × 4 × 3 × 2 × 1 + 1। इसको सॉल्व कर लेंगे, इसको सॉल्व करेंगे तो आंसर आएगा 1008 + 1, तो हो जाएगा 5 × 1009। यानी कि इस संख्या के भी आपको दो गुणनखंड मिल गए, 5 × 1009। तो इसमें भी आप यही रीज़न लिख देंगे क्योंकि इस संख्या के दो गुणनखंड हैं, अतः यह एक भाज्य संख्या है। अब बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 7 की ओर। किसी खेल के मैदान के चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है। इस मैदान का एक चक्कर लगाने में सोनिया को 18 मिनट लगते हैं, जबकि इसी मैदान का एक चक्कर लगाने में रवि को 12 मिनट लगते हैं। कितने समय बाद वे पुनः प्रारंभिक स्थान पर होंगे? तो दोनों जो हैं वह एक ही स्थान से शुरू करते हैं और उनको एक ही स्थान पे पहुंचना है। तो इसमें जो है एलसीएम निकलेगा, तो 18 और 12 का आप लोग एलसीएम निकाल लेंगे और इसका आंसर निकल जाएगा। तो 18 का एलसीएम निकालते हैं। एलसीएम निकालना है आपको 18 और 12 का। तो पहले इसके फैक्टर्स कर लेते हैं। 18 की गुणनखंड 2 9 18, 3 3 9, 3 1 3। इसके फैक्टर्स कर लेते हैं 12 के। 2 6 12, 2 3 6, 3 1 3। ठीक है, तो इसके क्या गुणनखंड आए? 18 के आया 2 × 3 × 3 और 12 का आया 2 × 2 × 3। तो हमने आपको बताया था कि एलसीएम लेने पे जो नंबर रिपीट हो रहा होता है उसको सिर्फ एक बार ही लिखते हैं। तो यहाँ पे रिपीट हो रहा है 2 और 2, तो इसको हम लिख देंगे 2 × 3 × 3। रिपीट दोनों में हो रहा हो, खाली एक में नहीं। 2 × 3, इसको हमने सिर्फ एक ही बार लिखा है, 2 × 3। तो इसका आंसर आ जाएगा। अरे हम एक चीज़ देखना भूल गए, यहाँ पे 3 भी रिपीट हो रहा है ना, तो यहाँ पे जो 3 है वह सिर्फ एक बार ही लेंगे। तो यहाँ पे हमने 3 सिर्फ एक ही बार लिया। देखिए 2 जो था वो रिपीट हो रहा था इसलिए एक बार लिया। उसके बाद ये वाला 3 हमने ऐसे ही लिख दिया। उसके बाद 3 भी रिपीट हो रहा था तो हमने एक बार 3 लिया, और यह 2 बचा, इसको भी हमने ऐसे ही लिख दिया। तो ये हो जाएगा 2 3 6, 6 3 18, 18 2 36। तो इसका आंसर आ जाएगा 36।